वैसे तो पुलिस वाले अपराधियों से पूछताछ करते हैं, लेकिन आज आवाज लीगल अड्डा में हम एक पुलिस वाले से पूछताछ करेंगे। जानेंगे जेल की चार दीवारियों के पीछे की कहानी, कितनी अलग होती है रील और रियल लाइफ की जेल। नमस्कार, मैं हूं ध्रुव और आज आवाज लीगल अड्डा में हमारे साथ हैं एसीपी तिहाड़ जेल के दीपक शर्मा जी। दीपक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आवाज लीगल अड्डा में। और आज का हॉट टॉपिक यही है कि एल्विश यादव जेल में है, ठीक है। और मैंने आपकी इंस्टा पोस्ट भी फॉलो करी और आपने फाइनली लिखा है, फाइनली ऑल सॉर्टेड फ्रॉम नोएडा स्नेक वेनोम। तो क्या है पूरा माजरा इस केस का? जी, एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने कस्टडी में लिया, लक्सर जेल भेजा गया जुडिशियल कस्टडी में माननीय न्यायालय के आदेश के द्वारा। उसके बाद लोगों का थोड़ा सा देखने को मिला, थोड़े पैनिक हुए जो उनके समर्थक हैं, सपोर्टर्स हैं। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं कि हाँ, सही चीज़ें सोशल मीडिया के माध्यम से जानी चाहिए, तो वो हमने आगे बढ़ानी भी शुरू की। तो ये जो मसला था, इसमें तकरीबन 6 दिन कस्टडी में रहे एल्विश यादव। और अभी 2 दिन पहले नोएडा पुलिस ने एक बयान जारी किया एनडीपीएस एक्ट की सेक्शन 20 को क्लैरिकल मिस्टेक बताते हुए सेक्शन 22 उसको फिर फाइनली। पुलिस वालों से ऐसी मिस्टेक हो जाती है क्या क्लैरिकल? चार्जशीट फाइल करते हुए पुलिस वालों को बहुत बेहद ध्यान रखना पड़ता होगा। जी हाँ, वो क्लैरिकल मिस्टेक है, बाई चांस हो जाती है, पर ऐसा नहीं है कि हाँ जो कि वो एक्ट हटा, एक्ट में एक सेक्शन की जगह दूसरा लगा। पर फाइनली वो जो केस है उतना स्टैंड उस केस ने नहीं किया जो एविडेंसेस थे। शायद मुद्दे की बात पे आते हैं, क्या एल्विश यादव इन्वॉल्व थे कि नहीं थे? क्वेश्चन ये है। देखिए, ये अभी ट्रायल का विषय है, अभी केस ख़त्म नहीं हुआ है, बेल हुई है, फाइनली बेल हुई है। 50-50 हज़ार के 2 निजी मुचलकों पर सिक्योरिटी पर जमानत दी गई है। और वो इसको परवाना बोलते हैं, नोएडा जेल परवाना भी पहुंच चुका है, वहां से वो रिलीज़ भी हो चुके हैं। पर उनके ऊपर एक दूसरा मुकदमा अभी दर्ज हुआ गुड़गांवा से, जो एक मैक्सटन के साथ कुछ विवाद था, हाँ। तो उस मुकदमे में आईपीसी सेक्शन 146, 147, 149, 323, 506 आलमोस्ट सभी बेलेबल ऑफेंसेस हैं। और पूरी उम्मीद है कि उसमें बेल सिक्योर वो कर जाएंगे और बहुत जल्दी बाहर होंगे। अच्छा, दूसरा मुद्दा आजकल जो बहुत हॉट है वह है, क्या सरकार जेल से भी चल सकती है? माननीय मुख्यमंत्री जी जेल में हैं, मनीष सिसोदिया जेल में हैं, सत्येंद्र जैन जेल में है, दिल्ली की पूरी सरकार ही कह सकते हैं जेल में है। तो क्या जेल से क्या सरकार चल सकती है? देखिए, इस्तीफ़ा लेना और इस्तीफ़ा देना ये दोनों सरकार के विषय हैं और ये उन्हें ही डिसाइड करना है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब को, कि वो इस्तीफ़ा लेना भी उन्हें ही है और देना भी उन्हें ही है। तो वो क्या करते हैं, तो जो जेल पॉलिसीज़ हैं उसमें शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो माननीय हमारी अदालत के समक्ष जाएंगे और जो उनके प्रोटोकॉल्स हैं, जो उनके विशेषाधिकार रहेंगे जेल से, किस तरह से वो। तो क्या वो जेल में फाइल वगैरह एक्सेस कर सकते हैं? अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं, जिद पे अड़े रहते हैं, तो क्या होता है? ये कोर्ट निर्धारित करेगी। जैसा अभी पीछे सुब्रतो रॉय के केस में था, कोर्ट ने कुछ सर्टेन उनको प्रिविलेजेस दी थी जिससे कि वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको वो बेच सके, और जो भी उनका डेप्ट है तो एक आर्बिट्र अपॉइंट किया गया था उस विषय में भी। तो लगता है इसी तरीके से कुछ चीज़ें होंगी अगर वो सरकार में रहते हैं। अच्छा, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। आपने निर्भया केस को हैंडल किया था, ठीक है, तो क्या मतलब क्या रोल था उसमें, कैसे हैंडल किया था आपने? जी, जो निर्भया केस है, 20 मार्च 2020 को एग्जीक्यूशन हुआ। निर्भया के 4 आरोपियों को फांसी दी गई। उस टाइम में अपने नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर आया था और मैं पहला ऐसा अधिकारी हूँ जो यूनिफॉर्म सर्विसेज को नेशनल गेम्स में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और पिछले 5 सालों से रेगुलर मेडल है। तो हमारे रिस्पेक्टेड डीजी साहब, एक्स डीजी साहब संदीप गोयल जी ने बड़े इम्प्रेस थे, खुश थे कि मैंने डिपार्टमेंट के साथ कुछ ग्लोरी ऐड की। तो आपकी जो बॉडी है, फिटनेस है, वो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन है। तो उन्होंने मुझको डायरेक्ट बोला कि दीपक
3 दिन बाद ये फांसी होनी है, अगर हम आपको वहाँ ड्यूटी अपॉइंट करें तो आप कर लोगे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरे भी इमोशन जुड़े हुए थे उस केस से। तो मैंने कहा ठीक है सर, ये आप इतना भरोसा कर रहे हैं। तो जनरली मेरे साथ होता भी है, 1 साल में 4-4, 5-5, 6-6 ट्रांसफ़र। तो जहाँ ज़रूरत लगती है डिपार्टमेंट को तो वो मुझे कैपेबल समझते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो 18 मार्च को मेरे को स्पेशली मंडोली से तिहाड़ जेल इमीडिएट शिफ्ट किया गया और 3 दिन मैं रहा उन लोगों के साथ, आई टू आई, बॉडी टू बॉडी, पूरा ऑब्जर्वेशन में कि ये किसी को नुकसान ना पहुंचाएं या कोई इनको नुकसान ना पहुंचाए। और फाइनली 20 मार्च 2020 को उनको फांसी देने के बाद तकरीबन 7:30 बजे उनकी बॉडीज़ पोस्टमार्टम के लिए हमने दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल भेजी। पूरी फांसी प्रक्रिया को जो हमारी SOP थी उस प्रोसीजर के हिसाब से किया। और जब अच्छा, क्या क्या SOPs होती हैं फांसी देते वक्त? SOPs में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आप जो सर्टेन डायरेक्शंस हैं आपकी कि जो मेडिकली वो पूरी तरह फिट होना चाहिए, कोई किसी तरह की इंजरी उसको ना हो, इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे भेजा भी गया था कि वो किसी को हर्ट ना करें या कोई उनको हर्ट। तो क्या उनको मालूम था कि आज उनको फांसी दे दी जाएगी? वो सुबह तक भी श्योर थे, क्योंकि जो ट्रायल है बहुत लंबा चला। जो उनके अधिवक्ता थे AK सिंह साहब, उन्होंने कभी कुछ प्ली करते हुए काफ़ी टाइम एक्सटेंड कराया इसको। और उस दिन भी रात को तकरीबन 1 बजे जो ये फांसी थी, आपने देखा होगा वो एक जगह से उस पर फिर पॉज लगता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट तकरीबन 3 बजे खुलती है और ये सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं। तो उनको भी ये था, बड़ा कैजुअल ले रहे थे कि जैसे अभी तक डेटें चेंज होती आई हैं तो शायद इस बार भी डेट चेंज होगी। तो जब आपने उनको बताया कि भाई तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, आज फांसी दी जाएगी तुम्हें, ठीक है, तो क्या उनके मतलब रिएक्शंस कैसे थे? नहीं, बताना कुछ नहीं था। इवन हम खुद श्योर नहीं थे। सुबह SDM साहिबा तकरीबन 3:30 बजे आ गई थी हमारे पास, क्योंकि सभी लोग इसमें मौजूद होते हैं। SDM रहते हैं फांसी के टाइम पर, हमारे DG साहब होते हैं, आपके मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, तो पूरी एक टीम रहती है। तो हम सभी लोग बैठे हुए थे कि अब कोई परवाना आएगा, अब कोई आदेश आएगा। तो तकरीबन 4:30 बजे फाइनली हमारे पास ऑर्डर आया, मेरे को वेबसाइट पे मैसेज आया गुड टू गो कि करना है। तो मैंने उनको कपड़े दिए, तब उनको लगा कि हाँ चीज़ें अब ख़राब हुई हैं। तो जब उनको कपड़े दिए कि भाई आप नहा कर कपड़े चेंज करो, वाइट कपड़े, तो तब उनके चेहरे पे डर था। तब उन्हें लगा कि हाँ अब प्रशासन कुछ करेगा। जी। अच्छा, वो जो जल्लाद होते हैं जो फांसी देने के लिए आते हैं, तो स्पेशली क्या हम उनको हायर करते हैं या पर्टिकुलर डे के लिए, या वो पहले से होते हैं वहाँ जेल में? नहीं, उनको बुलाया जाता है। एक्चुअली अभी मेरठ से ही हैं वो जो जल्लाद हैं, और जितना पर्सनली मैं भी नहीं जानता उन्हें, पब्लिक फॉर्म्स में मैंने सुना, तो ये उनका एक कहते हैं हम खानदानी काम, तो कुछ इस तरह से है। आप बहुत सारे कैदियों से मिलते होंगे, अपराधियों से मिलते होंगे। सुकेश चंद्र का क्या केस है? और मैंने सुना कि उसने आपको भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी थी। हाँ, सुकेश चंद्रशेखर मेरे पास मंडोली रहा जेल नंबर 14 में, और उसने कोशिश की मुझे इन्फ्लुएंस करने की। फेस रीडिंग उसकी बहुत अच्छी है। अब उसको थोड़ा मेरा पता है कि मैं फिल्म्स करता हूँ या इस तरह के मैं शोज़ करता हूँ। तो मैं अभी 2022 में अक्षय कुमार और विद्युत जामवाल के साथ एक शो करके आया डिस्कवरी चैनल। तो वो आपकी एक्चुअल R&D कर लेता है पहले ही। तो आते ही जो मेरी पहली मुलाकात हुई उससे, और उसने मुझे वेलकम किया कि सर आपके बारे में बहुत सुना है, ये सब चीज़ें हैं, और विद्युत मेरा दोस्त है, आप कुछ कहेंगे तो मैं करा दूंगा। तो मैंने कहा तो जाके बंद हो जा। तो जेल में रहते हुए उसको कैसे एक्सेस हो जाती हैं सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशंस की आपके बारे में या किसी और के बारे में? हाँ, देखिए वो उसका अपना सेटअप है। वो किस तरह से, जो उनके वकील साहब आते हैं मिलने, उनकी फैमिली आती है मिलने। मैं सुना है कि जेल में रहते हुए भी उसने किसी के साथ और ठगी भी करी थी 200-250 करोड़ का।
हाँ, एक इससे पहले जेल नंबर 7 में जब वो था तो ये ऐसा कुछ मामला सुनने में आया था, तकरीबन 220 करोड़ की ठगी का, जो रैन बैक्सी प्रमोटर्स थे, तो उनको कुछ बेल का प्रलोभन देके अपनी बातों में फंसा के शायद कुछ ऐसा। और बड़े एक्टर्स जिनके साथ उसने जिनको ठगा था या इन्फ्लुएंस किया था, ठीक है, कि अभी भी जेल में आते मिलने उससे, या तभी आते थे, तभी तक का ये, हाँ, ये तभी की बातें हैं, शुरुआती। उसके बाद अभी लोग नहीं आते मिलने? नहीं, अब फिलहाल इस तरह का कुछ नहीं। टिल्लू ताजपुरिया वो और जो जितेंद्र गोगी का मामला है वो क्या था, वो पूरी कहानी कैसे? एक हाई सिक्योरिटी जेल में एक गैंगस्टर, मानव गैंगस्टर की हत्या हो जाती है, वो क्या मामला है? देखिए, जो इनका ये जो खूनी संघर्ष है, आपस की लड़ाई, इसमें अभी पिछले साल जितेंद्र गोगी का रोहिणी कोर्ट के अंदर मर्डर होता है, तो उसका बदला लेने के लिए जो उसके साथी हैं, आपका योगेश टुंडा, दीपक तीतर, रियाज और मान, इन चारों लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की और ग्रिल तोड़ के वो मौके की तलाश में थे कि कब उन्हें मौका मिले इस तरह का। और वो तो दिल्ली में क्या गैंग्स अभी भी एक्टिव हैं? हाँ, दिल्ली में काफ़ी गैंग्स हैं जो अभी काम कर रहे हैं, जिसमें नीरज गैंग है, ये राजेश गैंग है, गोगी गैंग है, टिल्लू गैंग है, जमुना पार्क में भी काफ़ी गैंग है, नासिर, हाशिम, छेनू पहलवान, इस तरह के। तो पुलिस क्या मतलब कार्रवाई करती है ऐसे गैंग्स के खिलाफ? उनको कैसे ख़त्म कर सकती है? देखिए, जो गैंग्स के जितने भी मेन सरगन आए हैं सारे कस्टडी में हैं, और जो इनके नाम पर कुछ ऐसे भी हैं, कुछ लोग भटक जाते हैं या कुछ सिर्फ इनके नाम का यूज़ करते हैं। और कहीं ना कहीं मैं सोशल मीडिया हमारी और हमारा न्यूज़ मीडिया, इनमें भी देखते हैं हम कि बहुत से ऐसे वीडियोस, फोटोज़, एक पब्लिसिटी स्टंट हम कह सकते हैं कि। तो सोशल मीडिया या पे पब्लिसिटी स्टंट के लिए भी ये गैंग्स एक्टिव रहते हैं? हाँ, बिल्कुल, डराने और धमकाने की इस तरह की कार्रवाई करते रहते हैं। देखिए, ये इनका मोडस ऑपरेंडी है, और आप अक्सर हम देखते भी हैं कि किसी को थ्रेट कॉल आते हैं तो सामने से वो खुद ही बताता है कि मेरे बारे में आप यूट्यूब कर लेना, आप गूगल कर लेना। ठीक है, एक और गैंगस्टर की बात करते हैं, लॉरेंस बिश्नोई की। शायद उससे भी आपकी 2-4 बातें हो रखी हैं, तो लॉरेंस बिश्नोई का क्या मामला है? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई ये पंजाब से एसोसिएटेड है, पीछे सिद्धू मूसेवाला मर्डर में, सलमान खान थ्रेट में इसका नाम काफ़ी सामने आया, और अभी एट प्रेजेंट ये गुजरात साबरमती जेल में है। यूएपीए एक्ट है और भी काफ़ी मुकदमे हैं लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर। तो कुछ केसेस में प्रोडक्शन में दिल्ली आता है ये। तो हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर से, तिहाड़ बहुत ही सेफ और हाई सिक्योरिटी जेल मानी जाती है, उसके अंदर से ऐसे गैंगस्टर अपना इंटरव्यू कैसे कंडक्ट कर? नहीं, वो जो इंटरव्यू है वो पंजाब जेल का है। मैं बताता भी हूँ कि वो दिल्ली जेल का इंटरव्यू नहीं है। दिल्ली जो तिहाड़ जेल है वो पूरी तरह नेटवर्क फ्री है, जैमर्स लगे हुए हैं। हमारे अधिकारी श्री संजय बेनीवाल साहब इन चीज़ों को लेके बहुत टफ हैं। जैमर्स लगे हैं, उसके बावजूद भी सत्येंद्र जैन की वीडियो लीक हो जाती है, वो कैसे होता है? सीसीटीवी, हाँ, वो सीसीटीवी फुटेज है। देखिए, उसमें बहुत सी एजेंसीज हैं, उसमें ये क्लैरिटी नहीं है कि वो हमारे पास से वो लीक हुआ या वो जो एजेंसी जांच कर रही थी, जो भी कंसर्न पुलिस जांच कर रही थी, वो वहाँ से लीक हुआ या उनके खुद से एक ये स्टंट था, क्या चीज़ें थी, ये अभी तक क्लियर नहीं है। अच्छा, लॉरेंस बिश्नोई और नीरज बवाना जैसे जो लोग जुर्म की दुनिया में कदम रखते हैं, ऐसे लोगों को फॉलो करते हुए बहुत सारे यंगस्टर भी उनको फॉलो कर लेते हैं, वैसा बनने की कोशिश करते हैं, जुर्म की दुनिया में अपना नाम कमाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जितने भी आप नाम ले रहे हैं या ऐसे दर्जनों नाम मैं आपको गिना दूंगा, तो पर्सनली मैं यही सजेस्ट करूंगा हमारे यूथ को कि इन चीज़ों पे ना जाएं। ये एक रियल लाइफ है। मैंने इनको जेल्स के अंदर रोते हुए देखा है। ये अपनी सेल से, बैरिक से नहीं निकलते कि कोई इनको नुकसान ना पहुंचा दे। ऐसे मतलब बच्चों का भी क्या फ़ायदा कि फैमिलीज़ भी इन्वॉल्व हो रही हैं। अभी पीछे प्रवेश मान के ब्रदर का मर्डर होता है कपिल मान के द्वारा, उससे पहले प्रवेश मान कपिल मान के फादर का मर्डर कराता है, मंजीत महाल के फादर का मर्डर होता है। नीरज के केस में उसका भाई पंकज वो अरेस्ट होता है, उसके फादर अरेस्ट होते हैं, उसकी मदर अरेस्ट होती हैं।
तो एक तरह से पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है जब कोई एक गैंगस्टर आपके परिवार से पैदा होता है। जी जी। तो अभी इन्होंने एक नया तरीका और चलाया है। अब ये घर घर खेलना शुरू किया है इन लोगों ने। घर घर खेलना शुरू किया मतलब सामने से जो दिखता है उसको चोट पहुंचा देते हैं, चाहे वो इनोसेंट है नहीं है, बस वो एसोसिएटेड हो। तो क्योंकि अभी टिल्लू वाले केस के अंदर भी टिल्लू का मर्डर होने के बाद उसके जो ब्रदर है उसने खुद को गन शॉट किया। तो इस तरह की चीज़ें और मेरे को लगता है बहुत गलत है। और जो हमारा यंगस्टर है, यूथ है, उनको सबक लेना चाहिए। जो हमारी नॉर्मल लाइफ है वो बहुत अच्छी है और मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो इसका सही तरीके से यूज़ करें तो शायद ज़्यादा बेहतर है। और ये जो क्राइम की, क्रिमिनल की लाइफ है, बहुत अलग लाइफ है। सर, अब मैं आपसे जेल की 4 दीवारियों के पीछे की कहानी वो आप ही बहुत बेहतर तरीके से बता सकते हैं। तो जब ये एक फिल्मी दुनिया से जुड़ी हुई कहानी जैसा लगता है या रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस है? देखिए, जो रियल लाइफ है वो बिल्कुल अलग है। रियल लाइफ में वो सिर्फ एक पब्लिसिटी के लिए वो चीज़ें दिखाते हैं जो ऑडियंस देखना पसंद करती है कि कैसे एक गैंगस्टर जेल के अंदर से अपना पूरा नेटवर्क चला रहा होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, मैंने भी बहुत सी ऐसी मूवीज़ देखी हैं कि एक वो मूवी है अपहरण, उसमें हमारे अजय देवगन अंदर से ऑपरेट कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है जेल्स के अंदर। जेल की बहुत अलग दुनिया है और तिहाड़ में तो बिल्कुल नहीं है ऐसा। अच्छा सर, जेल में फ़ोन और बहुत सारी चीज़ें भी कई बार स्मगल हो जाती हैं, वो कैसे कर लेते हैं अपराधी? हाँ, फ़ोन का भी कल का ही इंसिडेंट मैं बताता हूँ। कल एक मुलजिम, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, वो पेश होता है हमारे पास कि सर मेरे पेट में फ़ोन है। अच्छा। इतना छोटा एक चाइनीज़ मॉडल है, खचेड़ा करके कंपनी है वो, मतलब आप कान पे लगाएंगे तो वो नज़र भी नहीं आएगा। अच्छा। उस तरह के 2 फ़ोन उसने सटके हुए हैं। एक मुलजिम है, उसके पेट के अंदर ब्लेड्स हैं अभी तक। तो फिर मतलब इस तरीके से मतलब स्मगल करने की कोशिश करते हैं वो निगल के। हाँ, ये इसको स्वेलो करते हैं, अपनी बॉडी कैविटी में डालते हैं, उसको अंदर लेकर जाते हैं, कोशिश करते हैं इस तरह की। मतलब जो कि जानलेवा हो सकता है। हाँ, होता है बहुत से इंसिडेंट ऐसे। जिस तरह से एयरपोर्ट्स पे स्मगलिंग हमने सुना और देखा है कि जो नशा है वो छोटी छोटी बॉल्स बनाते हैं, उसको प्लास्टिक से रैप करते हैं, स्वेलो करते हैं, फिर फेना या सर्फ पीते हैं, या तो वॉमिट करते हैं या फिर अपनी पॉटी के थ्रू उन चीज़ों को निकालते हैं और फिर कंज्यूम करते हैं। जेल की डेली रूटीन के बारे में बात करते हैं। एक अपराधी जेल में आता है, उसका डेली की दिनचर्या कैसे होती है? देखिए, या हर अपराधी की अलग अलग, मतलब जो हीनियस क्राइम करके आते हैं उनकी अलग डेली रूटीन होता है, जो पेटी ऑफेंसेस में आते हैं उनका अलग होता है। हाँ, जेल में कैटेगराइजेशन है, 2 कैटेगरी हैं, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर की और एक रिपीटर की, और एक तीसरी कैटेगरी है हाई रिस्क की। हाई रिस्क बिल्कुल अलग है, उनकी बहुत सी लिमिटेशंस हैं। जो नॉर्मल कैटेगरी है उसके अंदर सुबह खोलते हैं हम सभी को, सनराइज़ के टाइम पर हम सभी को खोलते हैं सुबह, और उनके हेड काउंट किए जाते हैं, देखा जाता है कि सब ठीक है नहीं है, और फिर उनकी मॉर्निंग प्रेयर होती है। उसके बाद हम उनको ब्रेकफास्ट देते हैं। ब्रेकफास्ट के साथ साथ जो कोर्ट प्रोडक्शंस हैं, जिनको कोर्ट जाना है या किसी को मेडिकल के लिए कहीं हॉस्पिटल जाना है, उनको कैटेगराइज करते हैं, उनको भेजते हैं, और बाकी के जो लोग बच जाते हैं वो अपनी साफ़ सफाई, अपने कपड़े धोना, नहाना, उन सब चीज़ों में बिजी रहते हैं। जेल में काल कोठरी टाइप का भी कुछ होता है? नहीं, काल कोठरी का कंसेप्ट अब नहीं है। इसको वहीं पे टॉयलेट है, वहीं पे खाना है, एक ही जगह रहना है, कहीं जाना नहीं है। ये जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है ये है हमारे पास। कुछ केसेस में जो सिक्योरिटी सेफ्टी रीजंस को लेकर हम सिंगल सेल के अंदर रखते हैं इनमेट को, और उसकी बेडिंग भी वहीं है और टॉयलेट भी वहीं रहता है, उसी के अंदर लॉज है। अंडा सेल नाम की भी कोई जेल होती है? अंडा सेल मैंने सुना है कि किसी जेल को अंडा सेल भी कहते हैं, तो मैंने कहा आपसे पूछूं क्या होती है वो। अंडा सेल जो ये कल्चर है ये पहले यूज़ होता था। दिल्ली तिहाड़ जेल में कहीं अंडा सेल नहीं है, और ये पहले यूज़ होता था कि इसकी शेप अंडे जैसी होती थी। अच्छा। इसमें प्रॉपर ना इंसान खड़ा हो सकता है ना बैठ सकता है, एक टॉर्चर वाली एक कंडीशन हम कह सकते हैं। तो इस तरह की सेल्स थी, पुराने टाइम में होता था, ये अंग्रेज़ों के टाइम में बहुत था। तो अब ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ एक हेरिटेज में महाराष्ट्र
कि कुछ जेल्स के अंदर हाँ अंडा सेल अभी भी हैं, हाँ जो दिखाने के लिए हैं, वो लॉजमेंट नहीं है। अभी पीछे संजय दत्त का नाम आया कि उन्हें अंडा सेल में रखा गया, अभी एल्विश का नाम भी आ रहा था मीडिया के माध्यम से कि उन्हें अंडा सेल में रखा गया। तो ऐसा नहीं है, ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है और ऐसी चीज़ें नहीं हैं। अच्छा, जो कुछ बड़े क्रिमिनल से हमने सोचना है कि वो सुख सुविधाएं भी अरेंज करा लेते हैं अपने लिए जेल में। नहीं देखिए, सुख सुविधाएं बाहर से लगता है लोगों को ऐसा, और जो हमारी माननीय कोर्ट हैं उनके आदेश का पालन करते हुए जो चीज़ें हमें कोर्ट से डायरेक्शन, क्योंकि जो इनमेट है वो जुडिशियल कस्टडी में है एंड वी जेल अथॉरिटीज़ आर ओनली कस्टोडियंस। तो जो माननीय अदालत हमें आदेश पारित करती है उन आदेशों का हमें पालन करना होता है। कि किसी को सपोज दैट किसी को किसी अस्पताल में इलाज के लिए जाना है, उनके वकील साहब एप्लीकेशन लगाएंगे कोर्ट में, कोर्ट उसको अप्रूव करेगी, हमें डायरेक्शन देगी, हमें जज साहब का आदेश का पालन करना होगा और हम उसको भेजेंगे। किसी को मेडिकल डाइट की ऐसी अगर डॉक्टर लिख देता है कि किसी को अंडा खाना है, कोई बीमार है, तो वो डॉक्टर उनको रिकमेंड करेंगे, हम उनको वो देंगे। अच्छा, एक हैबिचुअल ऑफेंडर होता है जो जेल में बार बार आता है क्राइम करके, और एक होता है फर्स्ट टाइमर्स होते हैं, ठीक है, जो किसी कारणवश आ जाते हैं। तो क्या पुलिस का जो व्यवहार होता है इन दोनों के प्रति, उसमें कितना डिफरेंस होता है? देखिए, जो हैबिचुअल ऑफेंडर है उसमें सुधरने की उम्मीदें कम हैं, और जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है वो कई बार होता है कि सर्कमस्टांशियल वो फंस गया या बिट ऑफ एग्रेशन में आकर उसने अपराध कर दिया। तो हमारी पहली कोशिश होती है कि उसमें सुधार लाया जाए कि वो बाहर सोसाइटी में जाके स्ट्रीमलाइन में शामिल हो सके। तो जो भी बेसिक एमिनिटीज़ हैं, फैसिलिटीज़ हैं, उसको देने की कोशिश करते हैं पूरी तरह से, चाहे वो उसकी बेडिंग है, फूडिंग है, लॉजिंग है, एनजीओ एक्टिविटीज़ हैं, उसका रिहेबिलिटेशन है, रिक्रिएशन है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं हम। तो ये हुआ फर्स्ट टाइम ऑफेंडर। और जो हैबिचुअल ऑफेंडर है उसके, जैसा मैंने बताया, सुधरने की उम्मीद कम है। तो कोशिश हमारी उसके साथ भी होती है उसको सुधार करने की, पर सबसे पहले हमें उसका सेफ्टी सिक्योरिटी कंसर्न देखना होता है कि ये जेल में ठीक तरीके से रहे, दूसरों को परेशान ना करे या कोई इसको परेशान ना करे। प्राइम मोटो हमारा वो रहता है, और जो उसका रिहेबिलिटेशन है, रिक्रिएशन है। अच्छा, आप जेल में कई सारे अपराधियों से मिलते हैं, कभी किसी अपराधी को देख के लगा कि यार ये तो निर्दोष है, इसके चेहरे से लगता नहीं कि इसने कोई जुर्म किया होगा, उसके प्रति रहम या मानवीय भावना आपके अंदर ऐसे कभी पैदा हुई? किसी भी अपराधी, इमोशनल, ह्यूमन बीइंग है, इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है आदमी को, तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ? किसी बहुत केसेस हैं ऐसे जिनको बहुत से रीजंस हैं कि वो किसी तरह से बेल सिक्योर नहीं कर पा रहे, बाहर उनकी कोई पैरवी नहीं कर रहा, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं या और भी बहुत से रीजंस हैं कि वो नहीं कर पाते। तो इन केसेस में जितना बेस्ट हम उसको एनजीओ प्रोवाइड करा सकते हैं, लीगल एड हम प्रोवाइड करा सकते हैं, हम करते भी हैं। और देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, इमोशंस सबके अंदर हैं, आपके अंदर भी हैं, मेरे अंदर भी हैं। तो कुछ केसेस ऐसे लगते हैं देख कर कि जेन्युइनली हाँ इसको नीड है। या जेल के अंदर एक चीज़ है कि अगर आप किसी को सुन लें तो आधी परेशानी उसकी वैसे ख़त्म हो जाती है। एक होता है जब आदमी का मन विचलित होता है जी, तो वो अब किसी से बात करता है तो बड़ा रिलैक्स फील करता है, अदरवाइज वो डिप्रेशन में जाता है। तो उनको काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत होती है। इंडियन जेल्स को कहा जाता है बहुत ओवर क्राउडेड है, क्राइम इतना ज़्यादा है इंडिया में और जेल्स की तादाद है कम। और अगर हम यूरोप की जेल से उनको कन्वर्ट करते हैं तो यूरोप की जेल्स बेटर्ड हैं। अब मुझे ये बताइए कि क्या कहते हैं, ऐसी कौन सी समस्याएं इंडियन जेल्स में जिसको सुधारा जा सकता है? देखिए, जेल्स के अंदर जो समस्याएं हैं वो अपने आप सुधर जाएंगी अगर हमारा स्पीडी ट्रायल होता है। ये कोर्ट के हाथ में है जेलों को डीकंजेस्ट करना, स्पीडी ट्रायल हो, फास्ट ट्रायल हो, डिस्पोजल टाइम से हो। बहुत से केसेस ऐसे होते हैं कि किसी केस में 5 साल की सज़ा है और 3 साल हो चुके हैं, पर वो तभी तक भी अंडर ट्रायल है, डिसाइड ही नहीं हुआ, 3 साल बाद उसको बेल मिल रही है। तो कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ें हैं वो 1 साल में, 6 महीने में वो डिसाइड हो जाए कि भाई इसको कन्विक्शन होना है या इसको बरी होना है या इसको बेल मिलनी है। किसी भी प्लेस पर कहीं अगर एक जगह तो 10 लोग रहने वाले हैं तो समस्याएं भी वहाँ 10 होंगी। एक जगह अगर 1000 लोग रहेंगे तो समस्याएं भी 1000 होंगी।
तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ओवर क्राउडिंग है, अगर ये जितनी जल्दी ये कम हो जाए, डीकंजेशन हो जाए, उतना बेहतर है। देश में पुरुष और महिलाओं की तुलना देखें तो महिलाओं की जेल कम है, ठीक है, तो क्या महिलाएं कम अपराध करती हैं पुरुषों के मुकाबले, इसलिए जेल कम है, या वहाँ पे भी ऐसी ओवर क्राउडेड? नहीं, हाँ, जो महिलाएं हैं, महिला कम लिप्त पाई जाती हैं। और तिहाड़ जेल में भी मुझे जहाँ तक मुझे याद है शायद 500 के आसपास ही फीमेल प्रिजनर्स हैं, और मेल्स हैं, मेल्स बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, जो डेली अपराध करके अपराधी आते हैं, ठीक है, इनमें से हीनियस क्राइम्स वाले अपराधी ज़्यादा आते हैं या पेटे ऑफेंसेस वाले आते हैं, और किस तरीके के अपराध के अपराधी ज़्यादा? देखिए, पेटी ऑफेंसेस जनरली ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बाइक चोरी, मोबाइल चोरी, लड़ाई झगड़ा, छीना झपटी, ये केसेस बहुत ज़्यादा है। तकरीबन कितने आते हैं? अगर तिहाड़ की मैं बात करूं तो तकरीबन आप मान के चलिए कि डेली 300 से 400 लोग बंद होते हैं और इतने रिलीज बंद होते हैं जी। और हीनियस क्राइम्स के केसेस में? हीनियस क्राइम कम है। हीनियस क्राइम तो मुझे लगता है कि पूरा दिन में किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1 से 2 केसेस ही रहते हैं। थर्ड डिग्री क्या होती है? जब आप थर्ड डिग्री किस पे यूज़ करते हैं और किस टाइप के मेथड्स होते हैं उसमें? देखिए, थर्ड डिग्री जैसा कुछ नहीं है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हमें सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए एज़ पर रूल, एज़ पर लॉ, और मिनिमम फोर्स हमें अप्लाई करनी होती है, और वो ज़रूरी भी है सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए। और जो मिनिमम फोर्स है उसके कोई पैरामीटर्स नहीं है कि 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम। वो डिपेंड करता है सिचुएशन को आप किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, आप ओवर पावर कर रहे हैं। एक आम आदमी से पुलिस वाले क्यों डरते हैं? जनरली एक कहावत मैंने सुनी है, पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, तो ये मतलब बचपन में बहुत प्रचलित रही है, इस वजह से लोग डरते हैं। दिमाग में बचपन में भर दिया जाता है कि भैया पुलिस वालों से दूर रहिए। हाँ, देखिए, नहीं, ये जो स्टीरियोटाइप है ये हम भी सुनते थे, और मुझे नहीं लगता। देखिए, पुलिस वाले हैं वो भी इंसान हैं। कोरोना टाइम में आपने देखा, जब बाप बेटे का ना रहा, परिवारों ने साथ छोड़ा, तो एक वर्दी वाला ही था जो अपनी ड्यूटी कर रहा था। कोरोना तो उसको भी हो सकता है, पर ऐसा नहीं है। और मेरे को लगता है कि जो लोग कहीं ना कहीं गलत हैं या कोई गलती कर रहे हैं, वो ऐसी धारणा रखते हैं। बाकी अब तो जो पुलिस मित्र के रूप में पुलिस भी काम कर रही है, सोसाइटी का बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है। अभी हाल ही में जिगीशा घोष और सौम्या विश्वनाथन केस, जो ब्लाइंड केस था बिल्कुल, उसको किस तरह से पुलिस ने टायर गेट रेसिस से नेल किया हमारे धालीवाल साहब ने। तो जो लोग जानते हैं, समझते हैं पुलिस की वर्किंग, तो वो कदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा दीपक जी, एक बात बताइए, वैसे तो आपकी पर्सनैलिटी इतनी शानदार है, पर कभी किसी ने आपको धमकाया कि हमारे चाचा विधायक हैं, देख लेंगे, ऐसे कभी फ़ोन होना है? हाँ, ये तो मैं यहाँ बात नहीं करना चाहूँगा। या देख के ही आदमी डर जाता है कि यार इनसे तो पंगा लेना ही खराब। शुरू में 1-2 इंसिडेंट थे ऐसे कि कोशिश, क्योंकि इनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो यही है, वो कोशिश करते हैं सामने वाले को जो पहला इंप्रेशन डाले धमकाने का, और जब उन्हें दिखता है कि सामने वाला उस कंडीशन में है ही नहीं धमकने की, तो आप इससे डिनाई नहीं करते पॉलिटिकल प्रेशर हमेशा पुलिस वालों पे रहता है? देखिए, पॉलिटिकल नहीं है, आपका मीडिया का प्रेशर भी रहता है और भी बहुत सी एजेंसीज हैं, तो हर कोई कोशिश करता है इन्फ्लुएंस करने की। पर मेरे को लगता है कि अगर आप सही तरीके से अपना आप काम कर रहे हैं तो डरने जैसी कोई बात नहीं। अच्छा, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि आपके साथ 50 लाख की ना धोखाधड़ी हुई है, ठीक है, ठगी हो गई। तो एक पुलिस वाले के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो आम आदमी के साथ भी हो सकता है। पूरा माजरा क्या है, ये बारे में बताइए। देखिए, जो वो 50 लाख की ठगी का मामला है, वो कोई ठगी नहीं है, वो सिर्फ एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। मैंने किसी को पैसा दिया, इन्वेस्टमेंट की किसी प्रोजेक्ट में, और वो इन्वेस्टमेंट उस जगह यूज़ ना होकर कहीं और यूज़ की गई, तो इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं है। तो इसकी कंप्लेंट मैंने दाखिल की थाने में, और जो सारा मैटर ऑफ रिकॉर्ड आया, पेमेंट्स हैं, सारी चीज़ें हैं, और उन सब चीज़ों को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने उसमें FIR भी की। तो रिकवरी हो गई? हाँ, रिकवरी उसमें ऑलमोस्ट है। एक बार सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं तो फिर। पर अगर एक आम आदमी के साथ अगर इस टाइप की ठगी हो जाए तो वो क्या करे? देखिए, अगर आपके पास रिकॉर्ड है, सारी चीज़ें हैं, तो आप मुझे नहीं लगता कि अगर आप थोड़ा भी अपने राइट्स को जानते हैं तो आपको डरने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी जगह ठीक है तो आप मुकदमा दे सकते हैं।
अच्छा, पुलिस की लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल होती है, वर्क एंड पर्सनल लाइफ का बैलेंस कैसे बनाते हैं और खुद को मोटिवेट कैसे रखते हैं? देखिए, ये तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, जो आपके जो भी लाइक्स हैं। किसी को ड्राइविंग पसंद है, किसी को जिम करना पसंद है, या किसी को म्यूज़िक सुनना पसंद है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक स्ट्रेस बस्टर आपका होना चाहिए जो चीज़ों को बैलेंस करे। और जितना आप ओरिएंटेड रहेंगे, कंफर्ट जोन ना बनाएं लाइफ के अंदर, आप ओरिएंटेड रहें, प्रोग्रेसिव रहें, कुछ ना कुछ टारगेट सेट करते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो मुझे लगता है कि आप जब उस चीज़ को नहीं सोचेंगे कि हाँ यार मैं एक पुलिस वाला हूँ, मैं बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व रहता हूँ, तो ये मेरा प्रोफेशनल लाइफ है, वर्क लाइफ है, इसको मैं इतना ही रखता हूँ लाइफ के अंदर। बाकी चीज़ें भी रहती हैं, पैरेलल चलती रहती है, तो कि ये कभी मेरी लाइफ पे हावी नहीं होती। अच्छा, आप सोशल मीडिया पे काफ़ी पॉपुलर हैं, काफ़ी एक्टिव रहते हैं, आप म्यूज़िक वीडियोस कर रहे हैं, आप सीरियल्स में भी हैं, शायद कुछ फिल्मों में भी हैं। तो मुझे ये बताइए, जो युवा आपको फॉलो करते हैं हर जगह, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरी टैगलाइन भी है, काम करो नाम करो। लाइफ बहुत छोटी है, शॉर्ट है, और एक सर्टेन सा पीरियड होता है सेटल होने का, जो हमारे यंगस्टर हैं, टीनेज से शुरू होता है और मैक्सिमम 25 से 30 साल की एज में आपकी लाइफ सेट हो जाती है। तो इस एज ग्रुप में थोड़ा सा ओरिएंटेड रहें। सबसे पहले अपने करियर को फोकस करें, सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मेरे से भी बहुत इंटरव्यूज़ में सवाल किए जाते हैं, तो मैं सबको बताता हूँ कि भाई, पहले मैंने जॉब हासिल की, मैं 21 साल का था, सबसे यंगेस्ट ऑफिसर था मैं। 21 साल में मैं भर्ती हुआ। कॉलेज पास आउट होती ही हाँ, जॉब? हाँ, कॉलेज पास होते ही मैं एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ मेरा। मैंने उसको ड्रॉप किया जब मैं 18 साल का था, 18.5 साल का। तो शुरू से पढ़ाई में अच्छा था, तो लेकिन तैयारी करता रहा, 2 साल और तैयारी की। तो तकरीबन 7 नौकरियां मैंने हासिल की गवर्नमेंट, और फाइनली तिहाड़ जेल को मैंने चुना। तो 21 साल की एज में मैंने जॉब हासिल की, और तब मैं कुल 62 किलो का ऐसा दुबला पतला सा लड़का था, जिम की कभी शक्ल नहीं देखी थी। अपना जॉब में आने के बाद अपने पैसे से फिर अपने शौक पूरा करने शुरू किए, चीज़ों को आगे बढ़ाया। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, सबसे पहले अपना करियर बनाएं, और उसके बाद बाकी चीज़ें हैं लाइफ में जो आप करना चाहें। अपनी खुद की मेहनत से आप जब चीज़ों को अर्न करते हैं, वो एक अलग ही खुशी है, एक अलग ही एहसास है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। अब मुझे आप जैसी बॉडी बनानी हो तो मैं क्या करूं? मैं आप शायद जब रहे होंगे दुबले पतले, ठीक है, मैं आज भी उसी तरीके से हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूं कि मैं आपकी तरह बॉडी बना सकूं? देखिए, इसमें आपकी जो फिटनेस है, इसमें 3 फैक्टर हैं, आपका वर्कआउट और आपकी डाइट और आपकी नींद। एक तो हम इस जो प्रेजेंट एरा में इतने ज़्यादा हम बिज़ी हो चुके हैं, ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, ना चाहते ना भी हम बिज़ी रहते हैं। रात को 10 बजे आप लेटेंगे, उसके बाद 2 घंटा आप फ़ोन चलाएंगे, 12 बजे आप सोएंगे। तो देखिए, कहीं ना कहीं आपने अपनी नींद को डिस्टर्ब किया। आप तो हम फिटनेस की बात करें तो आप अपने पूरे दिन में कुल 4%, मतलब 1 घंटा। मुझे इंटरव्यू के बाद थोड़ा सी फिटनेस टिप जरूर दीजिएगा, मैं उसको फॉलो करने की कोशिश करूंगा, ताकि हम हमारे 10-12 इंच के डोले आप जैसे बन सकें। 10-12 तो नहीं है, ज़्यादा ही बोल गया मैं, शायद 6-7 इंच के ही होंगे तकरीबन। हाँ, 10 तो है, इतना तो है। अच्छा। आपका 10 है, मेरा 19 है। तो वही, मेरे दोनों हाथ मिला के भी शायद उतनी बराबरी में ना पहुंच पाए। तो थोड़ी सी फिटनेस टिप हमें और जो युवा लोग आपको फॉलो करते हैं उनके लिए भी बताइएगा शो के बाद। और कौन सा प्रोटीन शेक लेते हैं? जो प्रोटीन है वो मुझे लगता है कि कोई भी एक अच्छे ब्रांड का, कंपनी का आप यूज़ कर सकते हैं। और प्रोटीन इनटेक आपके वर्कआउट के बाद बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है। लोगों में मिथक है कि प्रोटीन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो ऐसा नहीं है। प्रोटीन कोई भी चीज़ एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में आप अपनी डाइट में यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो प्रोटीन है, तो उसका कोई नुकसान नहीं है। इमीडिएट रिकवरी के लिए आप वर्कआउट के बाद प्रोटीन लें, पूरी तरह प्रोटीन पे डिपेंड ना हो, डाइट का पार्ट बनाएं उसको, डाइट का हार्ट ना बनाएं। आप एक बाइकर भी हैं और आपने अभी एक नई बाइक ली है, उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। कौन सी बाइक ली, या बाइक में इंटरेस्ट आपको पहले से था, कौन सी? जी, अभी मेरे पास हार्ले डेविडसन की 883 है। 883 है, okay। और हिंदुस्तान की इकलौती बाइक है वो, मॉडिफाइड। और
उस पुणे में जो बाइक फेस्टिवल है उसमें फर्स्ट प्राइज है उसको। बड़ी सुंदर मॉडिफाइड है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। मैं राइट, बिल्कुल बिल्कुल देखना चाहूँगा उसको। दीपक सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत ही बेबाक और बिंदास अंदाज में सभी सवालों का जवाब दिया। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। थैंक यू।